हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज या मेटल आयंस की रिसर्च प्रोजेक्ट में देखे जाते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एड्जॉर्प्शन क्या है, डाई क्या है, एड्जॉर्प्शन जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे समझा जाए, कैसे आर्टिकल को पढ़ा जाए। इसके अलावा एड्जॉर्बेंट कैसे सिलेक्ट किया जाए, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और एड्जॉर्बेंट अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है तो उनको एड्जॉर्बेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाए, सॉल्यूशन डाई का या मेटालाइन का कैसे बनाया जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं इन एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज और मेटालाइंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट काइंड्स के पैरामीटर्स जो हमने ऑप्टिमाइज़ करने होते हैं ड्यूरिंग रिसर्च ऑफ डाई और मेटालाइन एड्जॉर्प्शन, वो यहाँ पे पहले उनकी आपको ब्रीफ डिस्कशन दूंगी कि ये पैरामीटर्स क्या हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी होती हैं। उसके बाद हम वन बाय वन उन सब की डिटेल डिस्कस करेंगे कि उनको एक्सपेरिमेंट रन आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में हम दो पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन ऑफ डाई आ जाता है या मेटालाइन, और दूसरे नंबर पे पार्टिकल साइज ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एड्जॉर्बेंट के आपने कैसे सीविंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है। उसमें आपको हमने देखा था कि डिफरेंट काइंड्स के पार्टिकल साइज आपको मिलते हैं एड्जॉर्बेंट के, लाइक 105 टू 10 510 माइक्रोमीटर। मैश साइज जो होता है इनका माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी पार्टिकल साइज आपको मिल सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपकी जो सीव्स हैं जिनसे आप सीविंग कर रहे हो उनका साइज़ क्या है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस आपने करना है, आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट में है। सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि आपके पास एड्जॉर्बेट क्या है। एड्जॉर्बेट मीन जिसने एड्जॉर्ब होना है एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर और एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंटिन्यू करवाना है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि एड्जॉर्बेट डाई भी हो सकती है, कोई मेटालाइन भी हो सकती है, या कम्बिनेशन ऑफ मेटल या कम्बिनेशन ऑफ डाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप जब भी सिलेक्शन करो कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपके सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट पे कौन सी मेटल आयन ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, ज़्यादा परसेंटेज देगी, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करते हो कि आपके पास अवेलेबल मेटल आयंस या डाइज कौन से हैं। लैब में आपके पास कौन सी डाइज अवेलेबल हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आपकी कॉस्ट भी कम आए। ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है जिसमें आपके पास कोंगो रेड डाई है, मिथाइलिन ब्लू है, क्रिस्टल वायलेट डाई है, रोडामन बी है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के अदर एनाइनिक डाइज हैं, रिएक्टिव वायलेट वन है, और उसके अलावा एसिड रेड है, एसिड ब्लू है। तो अगर आपके पास एक लिस्ट प्रोवाइड है तो आप क्या करोगे, आप ये पहले मेंशन करोगे कि इन सब डाइज में से एनाइनिक डाइज कौन से हैं, केटाइनिक डाइज कौन से हैं। अनाइनिक डाइज इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम बेसिक डाइज भी कहते हैं, सॉरी एसिडिक डाइज भी कहते हैं, जबकि केटाइनिक डाइज जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, उनको हम बेसिक डाइज भी कहते हैं। ठीक है, अनाइनिक या एसिडिक डाइज जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनमें सबसे पहले तो आता है हमारे पास कोंगो रेड। ठीक हो गया, ये अनाइनिक है, नेगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, और इसके अलावा एसिड ब्लू जो है वो भी अनाइनिक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलें तो हमारे पास रिएक्टिव वायलेट, वो भी अनाइनिक में ही आता है। केटाइनिक की अगर बात करें तो उसमें क्रिस्टल वायलेट डाई है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इसकी जो नेचर है, इसका जो करैक्टर है वो बेसिक करैक्टर है। इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू, ये भी केटाइनिक ही है हमारे पास। नेक्स्ट में रोडामन बी, ये भी केटाइनिक ही है। तो आप सबसे पहले जो आपके पास अवेलेबल डाइज हैं, अवेलेबल मेटल आइंस की अगर बात करें तो आयरन है वो हमारे पास केटाइनिक मेटल है। ठीक है, इसके अलावा अगर निकल की बात करें तो वो भी केटाइनिक की कैटेगरी में आती है। सिल्वर की बात करें तो वो भी केटाइनिक मेटल ही है हमारे पास, मेटल या पोल्यूटेंट, या इस केस में हम उसको एड्जॉर्बेट का नाम दे सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज मेटल आइंस की बात करें तो उसमें हमारे पास क्लोराइड आइन आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास फास्फेट आ जाती हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं हमारे पास।
अब जब आपके पास एक कैटेगरी बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी कि ये हमारे पास अवेलेबल डाइज या अवेलेबल मेटल्स हैं, उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो लिस्ट है उसमें कैटाइनिक भी है, एनाइनिक भी है। आप क्या करो, उन दोनों में से, दोनों कैटेगरीज में से एक एक डाई सिलेक्ट करो। पहले पहले आप लिटरेचर सर्वे करो। उससे पहले लिटरेचर सर्वे में क्या होता है, आप अपने टॉपिक पे जो आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपोजिट बनाया है क्ले का किसी राइसस के साथ फॉर एग्जांपल, तो इस क्ले और राइसस के कंपोजिट को लेके आपने पेपर्स रीड आउट करने हैं। आपने ये देखना है कि इस कंपोजिट पे पहले किस किस डाई के साथ काम हो चुका है। ठीक है, तो आर्टिकल का जो टाइटल होता है उससे आपको बहुत आइडिया मिलता है कि इस डाई पे इसका काम हुआ है, और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पार्ट है आपने उसको थोरोली अच्छी तरह समझना है कि इनकी परसेंटेज रिमूवल कितनी है। ठीक है, इसके अलावा इनके कौन कौन से पैरामीटर्स इन्होंने स्टडी किए हैं, और कौन सा डाई है, डाई इनका एनाइनिक है या केटाइनिक है, कंपोजिट तो आपका सेम है। तो आपने इस तरह 10 से 12 आपने आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं वेल रिपोर्टेड जर्नल्स के। ठीक है, उनको डाउनलोड करने के बाद आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट और डाई, डिफरेंट डाई जो आपके पास लिस्ट है उन सब की आपने स्टडी करनी है। एक लिस्ट बनानी है कि इस डाई पे इतना काम हो चुका है, रिसेंट किस डाई पे काम हो रहा है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट पे काम हुआ है, यही राइस का हस्क और क्ले कंपोजिट का, लेकिन वो रिसेंट नहीं हुआ, वो 2014 का था, 2016 का था, अब उस पर काम नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि उसकी वैल्यू कम है जो कि उस पर काम नहीं हो रहा। ठीक है, या उसकी परसेंटेज रिमूवल कम आ रही होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल उसी क्ले का जो कंपोजिट है आपका, उस पर कॉन्गो रेड के साथ उसका एब्जॉर्प्शन को स्टडी किया गया है अभी 2022 में या 2021 में, 2020 में, तो ये रिसेंट आर्टिकल्स हैं। तो इससे आपको ये आइडिया हो गया कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि कंपोजिट को एनाइनिक डाइज के साथ ज़्यादा रिलेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी परसेंटेज रिमूवल ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह की बातें आपने पहले नोट डाउन करनी है। उसके बाद जब आपके पास एक ब्रीफ लिटरेचर सर्वे बन जाएगा, आपने उसको राइट अप करना है। राइट अप करने के बाद, राइट अप करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ती, आपके पास एक रिटर्न फॉर्म में आपके पास प्रूफ आ जाता है जो कि आप किसी को भी दिखा सकते हो कि ये देखें भाई हमने इतना काम किया है। ठीक हो गया। उसके बाद जब आपका एक रिटर्न फॉर्म में आपके पास सारी चीज़ें आ जाएं, देन आप एक एनाइनिक डाई और एक केटाइनिक डाई, एक एक दोनों से कैटेगरी से लें और उनकी सिलेक्शन को आप आगे प्रोसीड करें। अब उनमें से जो आगे सिलेक्ट होगी फिर आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, अब वो सिलेक्ट कैसे होगी, कैसे एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, वो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे उसको थोड़ी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरियस जॉब्शन पैरामीटर्स, जॉब्शन, एड्जॉर्प्शन, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एड्जॉर्प्शन में ये होता है कि एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। एड्जॉर्प्शन का मतलब है किसी की एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाना, एड्जॉर्ब हो जाना। और डीजॉर्प्शन में क्या है, सरफेस से डीटैच हो जाना, अलग हो जाना। तो ये एड्जॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स, फैक्टर्स, हम ये सारी चीज़ें एड्जॉर्प्शन वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट के ऊपर है। काइंडली आप जब तक पूरी एड्जॉर्प्शन, डाइज और इसकी सारी वीडियोस को, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपने एक भी वीडियो में स्किप कर दी तो हर वीडियो में मैं कोई ना कोई न्यू चीज़ बताती हूँ, नहीं आपको हिंट देती हूँ जिससे आपकी क्लैरिफिकेशन मज़ीद हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो इसमें आपका नुकसान है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरियस एड्जॉर्प्शन पैरामीटर्स में सबसे पहले हमने क्या करना है, डाई सिलेक्ट करना है, डाई या मेटल लाइन जो आपके पास अवेलेबल है। अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा साइज़ ऑफ एड्जॉर्बेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसकी सीविंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, उसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के पार्टिकल साइज़ आ जाते हैं एड्जॉर्बेंट के। हम उनको लेंगे, उनका एक्सपेरिमेंट, हर पार्टिकल साइज़ का थोड़ा थोड़ा कुछ ग्राम हम वे करके लेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट रन करवाएंगे, और जो उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि इस पार्टिकल साइज़ की मैक्सिमम परसेंटेज आ रही है, तो इट्स मीन कि हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इस साइज़ पे करेंगे। ठीक हो गया। थर्ड पे आ जाता है सॉल्यूशन पीएच। तो सॉल्यूशन पीएच में क्या होता है कि आपने डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन बनाने होते हैं डाई के, 1 to 12 तक। ठीक है, ये मैंने साथ रेंज भी लिखी हुई हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आपने सॉल्यूशन कितने बनाने हैं। आपने पीएच 1 का बनाना है सॉल्यूशन, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
ये सारे सॉल्यूशन आपने बनाने हैं, ये सारी पीएचेस उनकी लिखी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात ये कि हमने इसमें दोनों चीज़ें देखनी है, बल्कि 3 चीज़ें देखनी है। 1 2 3 4 5 6 हम ये एसिडिक रेंज आ गई हमारे पास, 7 पे हमारे पास न्यूट्रल आ गई, ठीक है। 8 9 10 11 12 पे हमने बेसिक। तो हमने एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, हमने तीनों चीज़ों पे हमने एड्जॉर्प्शन का इफ़ेक्ट देखना है इन डाई का, कि डाई की परसेंटेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है विद इंक्रीज इन पीएच और डिक्रीज इन पीएच या न्यूट्रल पीएच पे। ठीक हो गया। तो हमने 12 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं पीएच के, और हर सॉल्यूशन के साथ हमने एक्सपेरिमेंट रन करवाना है। तो इस तरह आप अपने एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स भी काउंट करते जाएं कि आपके कितने बन रहे हैं, और पैरामीटर्स कौन से ऑप्टिमाइज़ करने हैं, ये आपके एक अपनी जगह हार्ड फॉर्म में या रिटर्न सॉफ्ट फॉर्म में आप इसको नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट पे आ जाता है एड्जॉर्बेंट डोज। एड्जॉर्बेंट डोज का मतलब है आपका जो सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है, आपने उसको कितने ग्राम लेना है, और उसकी जो मतलब वेट है उसका एड्जॉर्बेंट का, वो भी हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अच्छा, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ऑप्टिमाइज़ का करने का क्या मतलब है। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है वो वैल्यू जो आप पैरामीटर डिस्कस कर रहे हो, जो भी उसकी वो वैल्यू जहाँ पे आपकी परसेंटेज रिमूवल सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके pH 2 पे मैक्सिमम रिमूवल आ रही है 99% डाई की। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपकी ऑप्टिमम pH 2 है। ठीक है, तो ऑप्टिमम का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले आपको। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट आपने फोर्थ पैरामीटर स्टडी करना है, डेट इज़ एड्जॉर्बेंट डोज। तो एड्जॉर्बेंट डोज में आप क्या करोगे, जो आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है, चाहे वो कोई बायोजॉर्बेंट है या कोई कंपोजिट है, आपने उसको वे करना है। 0.1 ग्राम वे करना है, 0.2 ग्राम, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 ग्राम। ठीक है, इस तरह आपके टोटल 5 to 6 एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं। तो आपने इस 6 एक्सपेरिमेंट एड्जॉर्बेंट डोज के लगाने हैं। ठीक है, तो 12 एक्सपेरिमेंट्स ये हो गए, 3 ये हो गए हमारे पास। उससे पहले सिलेक्शन ऑफ डाई के हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, और ये टोटल एड्जॉर्बेंट डोज के हमारे पास 6 एक्सपेरिमेंट हो गए। तो आपने हर डाई जो आपको यहाँ पे डाई सिलेक्ट होगा, उस डाई पे आपने पार्टिकल साइज़ का एक्सपेरिमेंट करना है। फिर यहाँ से पार्टिकल साइज़ सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उस पार्टिकल साइज़ और उस डाई के साथ आपने सॉल्यूशन पीएच का इफ़ेक्ट देखना है। फिर ये चीज़ें सारी तीनों ऑप्टिमाइज़ हो गई। फिर अब इन्हीं चीज़ों को, ऑप्टिमाइज चीज़ों को लेके आप एड्जॉर्बेंट डोज का इफ़ेक्ट देखोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पैरामीटर्स देखोगे। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको 4 पैरामीटर्स की समझ आ गई है। उससे नेक्स्ट जो पैरामीटर्स हमने स्टडी करने हैं वो यहाँ पे गिवन है, जिसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट टाइम आ जाता है। कॉन्टैक्ट टाइम, उसको हम एक्सपोजर टाइम भी कहते हैं, और उसको हम एड्जॉर्प्शन टाइम भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से ओ की रिप्लेस हो गया है पी से। ओके, एड्जॉर्प्शन टाइम क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइम, एक्सपोजर टाइम और एड्जॉर्प्शन टाइम, इन तीनों का मतलब एक ही है। हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कॉन्टैक्ट टाइम का लगाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम इसकी जो कॉन्टैक्ट टाइम है, हमने वो कैसे कैसे वेरी करना है। तो हम पहले रिएक्शन लगाएंगे 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट का टाइम देंगे, फिर 20 का, 30 मिनट का, 40 मिनट्स, 50, 60, 80, 100, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स मीन आपका इसके पूरे यहाँ पे डिफरेंट काइंड एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट टाइम्स के लिए रन करवाएंगे। तो यहाँ पे 120 मिनट्स का मतलब कि आपके टोटल 2 घंटे का एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, तो पहले आप 5 मिनट्स का लगा दें, फिर 10 मिनट्स का, 20, 30, 40, 50 सो ऑन 120 मिनट्स तक आपने सारे पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने हैं। इन सब ड्यूरेशंस का आपने टाइम देना है। तो कॉन्टैक्ट टाइम, एक्सपोजर टाइम या एड्जॉर्प्शन टाइम का क्या मतलब है। देखिए, जब आप एड्जॉर्बेंट के अंदर डाई का या मेटल आयन का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, तो जितनी देर डाई एड्जॉर्बेंट के साथ कांटेक्ट में रहेगा, जितनी देर वो आप उसको शेक करेंगे, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो वो जितना ज़्यादा उसको टाइम मिलेगा एड्जॉर्बेंट को
और डाई को इंटरेक्ट करने का उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन आएगी। तो ये सारे पैरामीटर्स और ये जो फैक्टर्स हैं ये हम एड्जॉर्प्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली आप उस वीडियो को देखें और उसमें सारी डिटेल्स मैंने आपको समझाई हुई हैं कि हर पैरामीटर या हर फैक्टर किस तरह अफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन को। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप प्ले लिस्ट की सारी वीडियोज़ देखें ताकि आपको सारी क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स की हो जाए। नेक्स्ट चलें तो जो हमारा छठा पैरामीटर होगा वो है डाई और एड्जॉर्बेट कंसंट्रेशन। डाई को हम एड्जॉर्बेट भी कहते हैं, मतलब हर वो चीज़ जो किसी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होती है, चाहे वो डाई है, मेटल आयन है या कोई भी और चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाई की कंसंट्रेशन को ऑप्टिमाइज़ करना है। देखिए मैंने हर एक पैरामीटर के साथ उनका यूनिट भी मेंशन किया है, लाइक टाइम के साथ मिनट है, इसके अलावा जो आपकी एड्जॉर्बेंट डोज है उसके साथ ग्राम है, सॉल्यूशन पीएच का तो वो पीएच ही होती है, और पार्टिकल साइज माइक्रोमीटर है। तो आपने ये यूनिट्स को भी माइंड में रखना है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन। डाई और एड्जॉर्बेट कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मिलीग्राम पर लीटर। हम इसको मिलीग्राम पर लीटर भी कहते हैं और पीपीएम भी कहते हैं। पीपीएम मीन पार्ट्स पर मिलियन। ओके हो गया। तो ये दो यूनिट हैं डाई कंसंट्रेशन या एड्जॉर्बेट कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रन करवाने हैं, जिसमें हम पहले डाई सोल्यूशन बनाएंगे 5 ppm का, देन 10 ppm, 20 ppm, 30, 40, 50, 60, 80, 100 और 120, ठीक है। तो 120 ppm तक हमने ये सोल्यूशन बनाने हैं डिफरेंट, और हर सोल्यूशन के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब वो कैसे परफॉर्म करना है उसका प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। यहाँ तक हमने 5-6 पैरामीटर्स देख लिए कि हमने कौन कौन सी पैरामीटर कौन सी वैल्यू पे करना है, यानी कि उनकी रेंज देख ली हर पैरामीटर की। उसके बाद जो 7 एक्सपेरिमेंट है सॉल्यूशन टेम्परेचर का, उसमें हमारे पास सॉल्यूशन टेम्परेचर आ रहा है कि हमने जो सारा एक्सपेरिमेंट रन करवाना है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखें यहाँ तक डाई और एड्जॉर्बेट कंसंट्रेशन तक, यहाँ तक आप जितने एक्सपेरिमेंट करोगे वो रूम टेम्परेचर पे होंगे। रूम टेम्परेचर मीन आप आजकल जो भी आपका टेम्परेचर है जब आप काम कर रहे हो तो उसमें रूम टेम्परेचर जो लैब का टेम्परेचर है, चाहे वो 25 है, 30 है, 35 है, या अगर विंटर सीज़न है या समर सीज़न है तो वो डिपेंड उस पर इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। लेकिन आप सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ तक रूम टेम्परेचर पे ही करोगे। लेकिन जब सोल्यूशन टेम्परेचर ऑप्टिमाइज ये पैरामीटर करना है आपने, तो वहाँ आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री पहले आपने देना है उसको, 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50 एंड 60 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह आपके हम टोटल जो हैं 7 एक्सपेरिमेंट्स बनेंगे टेम्परेचर के। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0 डिग्री कैसे प्रोवाइड करें, 60 तक कैसे लेके जाएं। तो आपको मैंने इसमें डिफरेंट काइंड्स के जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स और ऑपरेटर्स रिक्वायर हैं एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में, इसकी जो लास्ट वीडियोस थी इसी प्लेलिस्ट की, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको हॉट प्लेट भी चाहिए, आपको फ्रीज़र भी चाहिए, आइस भी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को देखिए। उसमें जो ऑपरेटर्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो ग्लासवेयर आपको रिक्वायर्ड है इस पूरी रिसर्च करने के लिए, एड्जॉर्प्शन को स्टडी करने के लिए, आप काइंडली उनको अरेंज करें, उनको आप अपने कस्टडी में रखें, एक कैबिन में आप उसको लॉक रखें ताकि जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो आप उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो सॉल्यूशन टेम्परेचर लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए 0 हम करने के लिए क्या करेंगे, हम आइस यूज़ करेंगे, आइस क्यूब्स यूज़ करेंगे। हाई टेम्परेचर के लिए हम उसके लिए जो है हॉट प्लेट यूज़ करेंगे, हम हॉट प्लेट के ज़रिए उसके टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। और टेम्परेचर नोट करने के लिए हमें थर्मामीटर रिक्वायर होगा, ठीक है। तो थर्मामीटर की रीडिंग्स आपको बताएगी कि आपका टेम्परेचर कितना हो गया है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो मेजर पैरामीटर्स हैं जो हमने स्टडी करना है। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो हम स्टडी करते हैं, लाइक हम टैब वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम रिसाइकलिंग करते हैं, डिसऑप्शन करते हैं, डिफरेंट एनाइंस का, कैटाइंस का इफ़ेक्ट भी हम देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स और भी हमने डिस्कस करने होते हैं, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अभी तक हमारे जो ये पैरामीटर्स हैं हम इनको देखते हैं कि इनको कैसे रन किया जाए, कैसे परफॉर्म किया जाए। आज की वीडियो में हम पहले 2 पैरामीटर देखेंगे कि उनका प्रोसीजर। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डाई का, डाई कैसे सिलेक्ट किया जाए, क्या एक्सपेरिमेंट रन करवाया जाए।
सेकंड नंबर पे पार्टिकल साइज ऑफ एड्सॉर्बेंट का, ठीक है। तो बाकी पैरामीटर्स हम आहिस्ता आहिस्ता अगली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, और उसके साथ में आपको हर पैरामीटर का जो उसका जो आंसर आना चाहिए, या जो उसका मोस्ट प्रोबेबल उसकी परसेंटेज होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसका डिफरेंट आगे रीजंस जो हैं कि ऐसी वैल्यू क्यों आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम क्यों आ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज कम क्यों आ रही है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, गौर से देखा करें। अगर आपको किसी कोई पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है सिलेक्शन ऑफ डाई का, या मेटलाइन जो भी आपकी है। हम चूँकि डाई को अभी लेके चल रहे हैं, तो मेटलाइंस का भी यही प्रोसेस है। आपने इस चीज़ में घबराना नहीं है कि आपकी मेटलाइन है तो उसका आप क्या प्रोसीजर होगा। सेम प्रोसीजर इज़ फॉर डाई एंड मेटलाइन, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ डाई सबसे पहले हमने करनी है, तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले अभी बताया कुछ देर पहले कि आपके पास जो अवेलेबल डाइज़ हैं, आपने उनकी लिस्ट बना ली। उसके बाद आपने एक अनायनिक डाई ले लेनी है, एक कैटायनिक ले लेनी है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिस्टल वायलेट एक डाई है आपके पास, और एक आपके पास कॉन्गो रेड है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट चूँकि कैटायनिक है, बेसिक है, कॉन्गो रेड एनायनिक है, एसिटिक है। आपने उनको ले लिया, अलग अलग आप उनको अपने पास जो है वो स्टोर कर लें। फिर आपने क्या करना है, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेक श्योर कि आप जब भी रिएक्शन स्टार्ट करो, आपके एक मैंने उसमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर है उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मैंने बताया था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर होता है आपके पास, ठीक है। आपने वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जो है आपने उसको ऑन करना है। जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो, रीडिंग लेने से ठीक 15 मिनट पहले आपका वो स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपने स्पेक्ट्रोमीटर को ऑन करना है सबसे पहले। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट जो भी आपका ग्लास वेयर है, जो आपको चीज़ें रिक्वायर हैं, उसमें बीकर आ जाते हैं, फनल आ जाती हैं, पीपट आ जाती है, स्मॉल ट्यूब्स आ जाती हैं। आपने उनको क्लीनिंग सॉल्यूशन से अच्छी तरह वॉश करना है। क्लीनिंग सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं, हम क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है, इसकी वीडियो भी इस चैनल पे अपलोडेड है, काइंडली आप उस वीडियो को देखें कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मेक क्लीनिंग सॉल्यूशन फॉर वाशिंग लैब ऑपरेटर्स और ग्लासवेयर। तो काइंडली आप उस सॉल्यूशन से ही सारे ऑपरेटर्स वॉश करें। उसकी प्रिकॉशन, उसको बनाने का तरीका उस वीडियो में ब्रीफली हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जब भी आप डाई का सॉल्यूशन बनाते हो, तो डाई चूँकि कलर्ड सब्सटेंसेस होती हैं, ये देखें यहाँ पे भी कलर्ड हैं, ठीक है। तो ये कलर जो है ये आपके ऑपरेटर्स और ग्लासवेयर में वहाँ पे लग जाते हैं, और जब आप डिस्टिल वाटर के साथ, सिंपल डिस्टिल वाटर के साथ जब उनको वॉश करते हैं, तो ये कलर ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये उनके ऊपर ये ग्लासवेयर की वाल्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए जब आप उनको रिमूव नहीं करोगे तो आप अपनी रीडिंग्स की वैल्यू, आपके जो एक्सपेरिमेंट है उनकी वैल्यू, उनकी परसेंटेज बहुत कम आएगी। तो ओवरऑल आपकी जो रिसर्च की जितनी वैल्यूज़ होंगी ये उनको अफेक्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर आपने ऑन करना है, ठीक है। एक अपना एक्सपेरिमेंट रन करने से पहले, ठीक है, क्योंकि उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट होने में। उसके बाद क्या करना है, आपने जितना ऑपरेटर्स है आप उसको वॉश करें अच्छे से क्लीनिंग सोल्यूशन से। वॉश करने के बाद आपने वेइंग बैलेंस भी उसमें आपको रिक्वायर है, वो भी हम इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर हैं, और आप उनको पहले से अरेंज आपने किया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास अवेलेबल डाइज़ हैं, आपने उनका 0.5 ग्राम वे करना है। एक 0.5 ग्राम आपने क्रिस्टल वायलेट का वे करना है, 0.5 ग्राम आपने कॉन्गो रेड का प्रिपेयर करना है। अगर आप 500 ppm सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो तो क्योंकि ये हमारा अभी स्टार्टिंग प्रोसेस है, हमें नहीं पता कि हमारा किस डाई पे काम होना है, तो आप उसके लिए थोड़ा स्ट्रोक सॉल्यूशन बना लो, ठीक है, ज़्यादा ना बनाओ। अगर इससे भी कम बनाना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि डाई बहुत ही कॉस्टली है, इसको ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो आप 250 ppm सॉल्यूशन बना लो। 250 ppm सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 0.25 ग्राम हर डाई का वे करना पड़ेगा, जिसका भी आप सॉल्यूशन बना रहे हो। आई एम रिपीटिंग, आप 250 500 की जगह आप क्या करें, आप 250 ppm का सॉल्यूशन बना लें, ठीक है। 250 ppm का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको
0.25 ग्राम वे करना पड़ेगा क्रिस्टल वायलेट डाई का, और 2.25 ग्राम ही वे करना पड़ेगा कॉन्गो रेड का। मेक श्योर कि आप जितना वे कर रहे हो उसकी आप एक्यूरेट रीडिंग आपको वेइंग बैलेंस पे शो हो। अगर आपने 0.25 ग्राम वे किया है तो वो 0.2728 नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्ट 0.25 होना चाहिए। बिकॉज जब आपका स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर अच्छा नहीं होगा आपकी रीडिंग सारी अफेक्ट होगी। अगर आपकी स्टॉक सोल्यूशन आपने 250 का बनाया है और अगर आप उसमें 2.2 कह रहे हो कि ठीक है जी पॉइंट के बाद 2 तो आ ही रहा है, 0.29 हो गया, तो आपकी सारी की सारी रीडिंग्स अफेक्ट होंगी। ठीक है। और अगर आप 500 ppm का स्टॉक बना रहे हो तो आप 0.5 ग्राम हर डाई का लोगे, उसको एक्यूरेट वे करोगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने मेडिंग फ्लास्क लेनी है। ठीक है, जो 500 ppm की भी हो सकती है, 1000 ppm की भी हो सकती है। उसके ऊपर प्लास्टिक का स्टॉपर लगा होना चाहिए, ग्लास स्टॉपर नहीं लगना। ठीक है, आपने प्लास्टिक का स्टॉपर लेना है। ग्लास स्टॉपर का ये होता है कि वो जब टाइटली बाउंड हो जाता है तो फिर इसको ओपन करना मुश्किल होता है ज़रा। आपने मेरिंग फ्लास्क लेनी है 1000 ppm की, उसके ऊपर प्लास्टिक का स्टॉपर लगा होना चाहिए। इसके बाद आपने इसको भी अच्छे से वॉश करना है क्लीनिंग सोल्यूशन से और प्रॉपर ड्राई करना है बिफोर यूज़। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जितना आपने वे किया है, हम लेके चल रहे हैं 500 ppm को, तो आप 500 ppm सपोज आपने प्रिपेयर किया है करना है स्टॉक सोल्यूशन, तो आप 0.5 ग्राम वे करोगे। 2 मेरिंग फ्लास्क चाहिए आपको इसके लिए, दोनों ही 1000 ppm की। तो उसमें क्या है कि एक फ्लास्क में आप 0.5 ग्राम क्रिस्टल वालेट ऐड कर दो और एक फ्लास्क में आप 0.5 ग्राम कॉन्गो रेड ऐड कर दो। ठीक है। उन ऐड करने के बाद आपने उसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करना है ताकि उसका टोटल वॉल्यूम 500 ml तक हो जाए। क्योंकि आप 500 ppm का सोल्यूशन बना रहे हो कि इट्स मीन कि आपका 0.5 ग्राम ऑफ ईच डाई इन 500 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है। तो आप 0.5 ग्राम जब ऐड करोगे तो आपने उसका तो टोटल वॉल्यूम है डिस्टिल वाटर ऐड करके वो 500 ml तक करना है, 1000 तक नहीं करना। अगर आप 1000 ppm का सोल्यूशन बनाना चाहोगे तो फिर आपको 1 ग्राम वे करना पड़ेगा और उसका टोटल वॉल्यूम डिस्टिल वाटर ऐड करके आपको 1000 ml तक करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, जस्ट 0.5 ग्राम वे करना है हर डाई का, उसको मेरिंग फ्लास्क में ऐड कर देना है। उसके अंदर आपने डिस्टिल वाटर ऐड करना है, इतना ऐड करना है कि उसका पूरे का सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml तक हो जाए। जब 500 कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा आप 500 कंप्लीट करना है, उससे ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मतलब मेरिंग सिलेंडर से आपके पास ज़्यादा पानी डल जाएगा, अंदर पोर हो जाएगा, तो आप ड्रॉपर यूज़ करो ताकि बिल्कुल एक्यूरेट 500 ml तक आपकी रीडिंग हो टोटल सोल्यूशन की। ठीक है। जब आप ये उसके अंदर ऐड कर लो, आप उसके ऊपर प्लास्टिक का स्टॉपर लगाओ। प्लास्टिक स्टॉपर लगाने के बाद आप उस मेरिंग फ्लास्क को प्लास्टिक शीट या एल्युमिनियम फॉइल से कवर करो। ठीक है। कवर करने के बाद आप उसको मेरिंग फ्लास्क को टाइटली पकड़ो अपने हाथ में और उसके बाद उसको दोनों साइडों से, ऊपर से भी नीचे से भी, ताकि स्टॉपर भी ऊपर से ना खुले नीचे से भी ना टूटे। तो आपने उसको अच्छी तरह शेक करना है, इतना शेक करना है कि उसके अंदर जो आपने डाई ऐड किया है वो सारे का सारा उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए डिस्टिल वाटर के अंदर। और उसको आपने तकरीबन 5 से 8 मिनट आपने इसको अच्छी तरह शेक करना है। शेक करने के बाद आप उसको रख दें, ये आपके पास 500 ppm का स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा डाई का। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 1 2 3 मेरिंग फ्लास्क लेनी है। तो अगर आपके पास 3 डाई हैं, 3 डाई में से आपने सिलेक्शन करनी है तो आप 3 फ्लास्क ले लें। लेकिन अगर आपके पास टोटल 2 डाई हैं, 2 डाई में से आपने सिलेक्शन करनी है तो आप 2 मेरिंग फ्लास्क ले लें। ठीक है। दोनों ही 100 ml की ले लें आप। तो 2 मेरिंग फ्लास्क में क्या होगा, एक को 1 कर दें, उसके ऊपर मार्कर से लिख लें या उसके ऊपर टेप लगा के टेप के ऊपर लिख लें या पेपर उसके ऊपर लेबल कर लें, जो भी आपका लेबलिंग का मेथड है। अब एक को 1 कर दें मार्क और एक को 2 कर दें। ठीक है। तो अब एक में आपने डाल देना है क्रिस्टल वायलेट का सोल्यूशन, एक में आपने डाल देना है कॉन्गो रेड का, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। तो 1 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाई के सोल्यूशन को। और ये आपने अलग से नोट भी करना है कि 1 क्या थी और 2 क्या थी। ठीक है। अब आपके पास 500 ppm सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है ये। ठीक है।
और 500 ये स्टोक सोल्यूशन है। स्टोक सोल्यूशन, स्टोक का आपको पता होगा कि जो हम यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में जो चीज़ बनाते हैं उसको हम स्टोक कहते हैं। उससे हम नेक्स्ट आगे फर्दर सोल्यूशन बनाएंगे। अब आपने इस 500 ppm के सोल्यूशन से आपने नेक्स्ट क्या करना है, 10 ppm का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, 10 ppm का सोल्यूशन अब कैसे बनेगा? 10 ppm का सोल्यूशन बनाने हैं आपने 500 ppm में से। ठीक है, तो 10 ppm मीन 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, आपने क्या करना है, डाइल्यूशन फार्मूला C1V1 इज इक्वल टू C2V2 लगाना है। C1V1 हमारे पास स्टॉक है और C2V2 हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब स्टॉक हमारे पास क्या है, स्टॉक की कंसंट्रेशन या C1 कितना है 500 ppm। V1 हमें मालूम करना है कि 500 ppm में से कितना लें कि हमारे पास 10 ppm का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, यानी कि C1 500 ppm हो गया और V1 हमें अननोन है, हमें नहीं पता कि इस स्टॉक में से कितने वॉल्यूम हम सोल्यूशन लें 10 ppm बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी साइड पे चलें तो रिक्वायर्ड है जो हमारे पास वो C1 क्या है 10, यानी कि हमें 10 ppm कंसंट्रेशन का सोल्यूशन हमने बनाना है। अब कितने में बनाना है, V2 कितने वॉल्यूम में हमने बनाना है वो हमें मालूम। उसके लिए अब आप 10 ml कर लें या 20 कर लें। ठीक है, या 50 में बना लें। ठीक है, मतलब कि C2 आपके पास हो गया जो रिक्वायर्ड है 10 ppm। V2 कितने वॉल्यूम में बनाना है, आप 50 ml में टोटल वॉल्यूम में आप इसको बनाएंगे 10 ppm का सोल्यूशन। तो C1 यानी कि आपके पास हो गया 500 ppm स्टॉक, V1 अननोन है, C2 10 ppm है और V2 हमारे पास 50 है। आपने सारे सोल्यूशन 50 ml में बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि आप V1 यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू, आप दूसरी साइड पर ले जाएं 500 को, V1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 500। तो आप इसको करेंगे तो आपके पास जितना वॉल्यूम आएगा, आपने सपोज आपके पास जो इसकी V2 की वैल्यू आई है फॉर एग्जांपल वो 1 ml आई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इस 500 ppm के सोल्यूशन से जस्ट 1 ml आप लोगे और उसको 50 ml डिस्टिल वाटर में ऐड कर दोगे, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड में आप 50 ml में सोल्यूशन बना रहे हो, V2 आपका 50 ml है। तो आपने अगर आपका 2 ml आया है V1, तो आप 500 में से 2 ml ले लो और उसको 50 ml डिस्टिल वाटर में ऐड कर दो, तो आपका वो 10 ppm का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। गॉट इट। अब आपने क्या करना है, 10 ppm सोल्यूशन बनाने के बाद उसकी आप उस सोल्यूशन की आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करनी है। इनिशियल एब्जॉर्बेंस आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसके अंदर क्यूवर्ट्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, आप उसके अंदर उनको रखोगे और उसकी जो लैम्डा मैक्स है यानी कि वो वेवलेंथ जहाँ पे मैक्सिमम उसकी आ रही है रीडिंग एब्जॉर्बेंस की, आप उस पर उसकी कैलकुलेशन मेजरमेंट करोगे कि इसकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कितनी आई है। और ये लैम्डा मैक्स क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर को कैसे यूज़ करना है और लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, उसकी एक अलग से वीडियो अपलोडेड है, काइंडली आप उसको देख के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक हो गया, उस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इनिशियल एब्जॉर्बेंस कैसे मेजर की जाती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से। तो 10 ml जो आपने 10 ppm का जो सोल्यूशन बनाया है, आपने इस 10 ppm सोल्यूशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस AI लेनी है। ठीक है, अब AI मेजर करने के बाद आपने दोनों जो आपके पास 100 ml की मेजरिंग फ्लास्क थी, आपने उसके अंदर क्या किया, 10 ml दोनों फ्लास्क में, एक फ्लास्क में भी 10 ml दूसरी में भी 10 ml आपने डाई का डाल देना है। एक फ्लास्क में 10 ml क्रिस्टल वायलेट डाई होगा, दूसरी फ्लास्क में 10 ml कोंगो रेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, AI नोट करने के बाद, और ये आपने न्यूट्रल डिस्टिल वाटर में बनाना है, यहाँ पे pH वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं करना, वो आगे एक्सपेरिमेंट्स में करना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, आपने 10 ml हर डाई का आपने ऐड कर लिया मेरिंग फ्लास्क में। उसके बाद आपने दोनों फ्लास्क में 0.25 ग्राम आपने ऐड करना है एड्जॉर्बेंट का। ठीक है, 0.25 ग्राम आप यहाँ पे जस्ट 105 का ऐड कर लें। आपने क्या करना है, जस्ट 105 माइक्रोमीटर, यहाँ पे तो तीनों लिखे हैं,
आप इस तरह करें कि जस्ट एक साइज़ ले लें, 210 और 500 माइक्रोमीटर स्किप कर दें। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट 105 माइक्रोमीटर जो आपके पास साइज़ है ना, आपने उसका 0.25 ग्राम ऐड कर देना है दोनों फ्लास में। जब आप दोनों फ्लास में 0.25 ग्राम एक्यूरेट वे करना है आपने, 105 माइक्रोमीटर मैश साइज़ का ऐड कर दोगे, उसके बाद आपने उनको ट्यूब्स, दोनों ट्यूब्स को अच्छी तरह शेक करना है 5 मिनट के लिए। मेरिंग सिलेंडर में भी शेक हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा शेकिंग ट्यूब्स होती हैं, आप क्या करो शेकिंग ट्यूब्स में ऐड कर लो ये सारा सॉल्यूशन उसमें डाल के उसमें अच्छी तरह शेकिंग हो जाती है। उसमें मेरिंग फ्लास टूटने का भी खदशा नहीं होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक की होती हैं, तो उनमें शेकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। और जब शेकिंग ज़्यादा अच्छी होगी, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट का इंट्रैक्शन अच्छा होगा, तो परसेंटेज रिमूवल ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, तो आपने 0.25 ग्राम 105 माइक्रोमीटर, जस्ट 210 500 नहीं करना, वो वहाँ से आप स्किप कर दें। तो आपने 5 मिनट के लिए उसको थोरोली शेक करना है, वेल शेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपने 20 मिनट्स के लिए आपने उन ट्यूब्स को रख देना है। ठीक है, यानी कि 5 मिनट शेकिंग करनी है, वेल शेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। उसके बाद 20 मिनट्स, प्रॉपर 20 मिनट्स एक्यूरेट होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। आपने 20 मिनट्स, जिसमें 5 मिनट शेकिंग के होंगे और 15 मिनट वैसे होंगे। 20 मिनट्स मीन 15 वैसे मिनट्स जब आपने इसको रख देना है, और उसमें ये 5 मिनट भी इंक्लूड होंगे शेकिंग के। ठीक है, 5 + 15 = 20। ये नहीं करना कि 5 मिनट्स अलग दे दिए 20 अलग दे दिए, इस तरह तो 25 हो जाएंगे। तो आपने 20 मिनट्स करने हैं, उसमें से 5 मिनट शेकिंग होगी, बाकी 15 मिनट आपने उसको सोल्यूशन को वैसे रख देना है। 20 मिनट्स के बाद आपने वो सोल्यूशन लेना है और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखना है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में आपने 3 मिनट के लिए सोल्यूशन को, छोटी छोटी F&O ट्यूब्स होती हैं, आपने उनमें सोल्यूशन को ऐड करना है। सोल्यूशन में उसमें ऐड करने के बाद आपने उनको सेंट्रीफ्यूग करना है 3 मिनट के लिए। एक्यूरेट 3 मिनट होने चाहिए। कुछ आपको पेपर्स मिलेंगे, उसमें उन्होंने जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो 5 मिनट के लिए की है, कुछ में 4 मिनट के लिए की है। डिपेंड अपॉन कि आपकी 3 मिनट में आपकी सेडिमेंटेशन हो जाती है या नहीं होती। ठीक है, आप पहले 3 मिनट की शेकिंग करो, उसकी जो स्पीड है वो 4000 RPM। ठीक है, ये उसकी शेकिंग स्पीड है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की, उस पर एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में F&O ट्यूब्स रखो, तो जैसे अगर आपने एक साइड पे रखी है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, आपकी वहाँ भी ट्यूब्स होनी चाहिए, ताकि बैलेंस हो जाए दोनों साइडों पे वेट। अगर आपने लेफ़्ट साइड पे रखी है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट राइट साइड पे भी आपने ट्यूब्स रखनी है। अगर वहाँ पे 2 रखी है तो राइट साइड पे भी 2 रखें, बैलेंस करने के लिए वेट। ठीक है, और अगर आपने मतलब कि दोनों साइड पे रख दी हैं, और अगर सपोज़ आपका जो डाई है एक साइड पे आपने रखी है, डाई सोल्यूशन ख़त्म हो गया, तो आप दूसरी साइड पे सिंपल वाटर की फिल करके रख लो, ताकि जो उसका वेट है वो बैलेंस हो जाए। 3 मिनट चेकिंग करने के बाद आप उसको चेक करो कि आपका जो सेडिमेंट है, जो आपका एड्जॉर्बेंट है, वो नीचे सेडिमेंट डाउन हो गया, और डाई जो सोल्यूशन है वो आपका अप साइड पे आ गया है। इसमें भी क्या करना है आपने कि आपका जब सारे का सारा एड्जॉर्बेंट नीचे सेडिमेंट डाउन हो जाएगा, ऊपर आपका डाई सोल्यूशन आ जाएगा, तो आपने माइक्रो पिपेट होती है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के साथ, सॉरी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के साथ होती है, आपने उस माइक्रो पिपेट के ज़रिए उस सोल्यूशन को सक करना है। सक करने के बाद आपने उसको क्यूवेट के अंदर ऐड कर देना है। जस्ट आपका सोल्यूशन ही ऐड होना चाहिए, क्यूवेट में एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी सारी की सारी रीडिंग अफेक्ट हो जाएगी। और वो क्यों होगी उसका मैंने जो प्रॉपर रीज़न है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर वाली वीडियो में बताया हुआ है, काइंडली आप उसको देख लें। और अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि अगर आपकी 3 मिनट के अंदर आपकी सेडिमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, आपको लग रहा, आप जब F&O निकाल के देखो F&O ट्यूब्स, तो आपको लगे कि एड्जॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन में अभी भी यानी कि मूव कर रहे हैं, वो नीचे सेडिमेंट नहीं हुए, तो आप 1-2 मिनट की शेकिंग और लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो कि उसकी ज़्यादा मिनट के लिए इसको शेकिंग कर दो, और उसके बाद आप उसको F&O माइक्रो पिपेट से निकाल लो क्यूवेट में। क्यूवेट में निकालने के बाद आप उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो दोबारा नोट डाउन करो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, और लैम्डा मैक्स वही होनी चाहिए जो आपकी डाई की है।
क्रिस्टल वायलेट की ओर है, कॉन्गो रेड की ओर है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनल एब्जॉर्बेंस, यानी कि वो जो आपकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आई है वो आपकी AF है, फाइनल एब्जॉर्बेंस आई है, ठीक है। उसके बाद आप परसेंटेज एब्जॉर्प्शन या परसेंटेज रिमूवल, ये इसका फार्मूला लगाएंगे। जब आपके पास AF की वैल्यू आ जाएगी, आप ये फार्मूला लगाएंगे AI माइनस AF डिवाइडेड बाई AI मल्टीप्लाई बाय 100। ये I और F ये सब स्क्रिप्ट में है इसके, क्योंकि ये पावर पॉइंट में आप ये ऐसा नहीं लिखा जाता सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे A और I इसकी सब स्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो AI का मतलब क्या है, इनिशियल एब्जॉर्बेंस, जो कि हमने ये ऊपर फाइंड की है उसमें एड्जॉर्बेंट ऐड करने से पहले, ये वाली, ठीक है। AI मीन इनिशियल एब्जॉर्बेंस, आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसमें से माइनस करना है AF फाइनल एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को, जो कि हमारे पास ये है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, डिवाइडेड बाय AI, इनिशियल से आप डिवाइड करें और उसका जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये एड्जॉर्प्शन की परसेंटेज आ जाएगी, या परसेंटेज एड्जॉर्प्शन या परसेंटेज रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ तक आपका दोनों जो डाई हैं आपके क्रिस्टल वायलेट और कॉन्गो रेड, दोनों की अलग अलग परसेंट आएगी। और अगर आप देखें सपोज क्रिस्टल वायलेट की आ रही है 96%, इतनी रिमूवल आ रही है, और कॉन्गो रेड की आ रही है 86%, तो यहाँ पे आप देखें तो क्रिस्टल वायलेट की परसेंटेज ज़्यादा आई है आपके सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट के साथ, तो इट्स मीन कि आपके जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होंगे वो आप सारे के सारे क्रिस्टल वायलेट पे करोगे, कॉन्गो रेड आप स्किप कर दोगे, तो यहाँ पे आपका डाई सिलेक्ट हो जाएगा। आपने एक्सपेरिमेंट रन करवाना है, आपने पहले स्टॉक सोल्यूशन बनाना है, फिर उससे आपने 10 ppm का सोल्यूशन बनाना है, उसकी आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आप उसमें वेट अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट ऐड कर दो, उसकी शेकिंग करो, उसको कॉन्टैक्ट टाइम दो 20 मिनट्स का, देन आप उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दो, उसके बाद फाइनल एब्जॉर्बेंस आप कैलकुलेट कर लो, मेजर कर लो, उसके बाद परसेंटेज जो एड्जॉर्प्शन है, ये परसेंटेज रिमूवल है, उसके फार्मूले से उसकी रीडिंग ले लो, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी जिस डाई की, वो आपका डाई सिलेक्ट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। तो आपकी रिसर्च में यानी कि अब यहाँ पे आपको ये फाइनल हो जाएगा कि आपका एड्जॉर्बेंट ये है और डाई ये है। जब आपका डाई सिलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना है, एड्जॉर्बेंट का साइज़ ऑप्टिमाइज करना है। आपने पहले यहाँ पे मैंने आपको लिखा ना कि आपको तीनों साइज़ लिखे हुए थे 105, 210 और 500 माइक्रोमीटर, तो मैंने आपको कहा यहाँ पे कि आपने क्या करना है कि 500 210 नहीं लेना, जस्ट 105 मैश साइज से आपने एक्सपेरिमेंट रन करवाना है, ठीक है। तो ये डाई की सिलेक्शन में आपने जस्ट 105 माइक्रोमीटर का मैश साइज लेना है। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, जिसमें हम पार्टिकल साइज़ की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, पार्टिकल साइज़ को सिलेक्ट करते हैं, उसमें आपने तीनों पार्टिकल साइज़ लेने हैं, हर पार्टिकल साइज़ के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट लगाना है। तो अब वो कैसे लगेगा, पार्टिकल साइज़ की ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाए, हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि इसमें चूँकि अब आपका डाई जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट है आपका डाई, जैसे मैंने आपको अभी कहा है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी आपने उस पर काम करना है। तो अब आपने जो स्टॉक सोल्यूशन बनाना है वो ज़्यादा बनाना है 1000 ppm का। ज़्यादा क्यों बनाना है, क्योंकि जैसे हम ये ऊपर पैरामीटर्स डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पार्टिकल साइज़ के 3 एक्सपेरिमेंट रन करने हैं, सोल्यूशन पीएच के 12 एक्सपेरिमेंट हैं, एड्जॉर्बेंट डोज के आगे 6 एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है। इसी तरह इनके कॉन्टैक्ट टाइम के, डाई कंसंट्रेशन के, सोल्यूशन टेम्परेचर के, तो हर एक पैरामीटर के डिफरेंट नंबर 6, 8, 10 इतने एक्सपेरिमेंट आपको लगाने हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट लगाओ तो आपकी रीडिंग सही आ जाए, ठीक है, आपको बार बार भी करना पड़ता है। इसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स और भी हैं जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किए। तो इन डिफरेंट नंबर्स को रन करवाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स के आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में डाई का सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टॉक सोल्यूशन। तो 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन अगर आपके पास प्रिपेयर है तो आपको बार बार सोल्यूशन बनाने की टेंशन, स्टॉक सोल्यूशन बनाने की टेंशन नहीं होगी। तो 1000 ppm आपने स्टॉक सोल्यूशन बनाना है क्रिस्टल वायलेट डाई का। उसके लिए आपको 1 ग्राम क्रिस्टल वायलेट डाई लेना पड़ेगा इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है।
जब आप ये स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लो तो प्रिकॉशंस वही हैं इसके लिए भी कि अच्छी तरह मेजरिंग फ्लास्क वॉश होनी चाहिए, आपने एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है, और ये प्रिकॉशंस आप जब तक फॉलो नहीं करोगे आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। और आपको बार बार एक्सपेरिमेंट रन करवाने पड़ेंगे, तो मेक श्योर कि आप जब भी करो तो हर प्रिकॉशन को आप माइंड में रखो। सोल्यूशन एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, सोल्यूशन की भी, जो आप चीज़ वे करो उसकी भी आपका अपरेटस अच्छे से वॉश होना चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1000 ppm क्रिस्टल वाले डाई का सोल्यूशन बनाने के बाद आपने इसी तरह 3 मेजरिंग फ्लास्क लेनी है, 100 ml की होनी चाहिए। 1 2 3 उनकी लेबलिंग कर दें, ठीक है। लेबलिंग करने के बाद आपने सॉरी यहाँ पे रिस्पेक्टिव पीएच नहीं, यहाँ पे पार्टिकल साइज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हर सॉल्यूशन है वो पार्टिकल साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ट्यूब में हमारे पास पार्टिकल साइज़ आएगा 105 माइक्रोमीटर, दूसरी ट्यूब में हमारे पास आएगा 210 माइक्रोमीटर, और तीसरी ट्यूब में हमारे पास आएगा 500 माइक्रोमीटर मैच साइज़, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 मेजरिंग फ्लास्क लेने के बाद आपने 10 ppm का सोल्यूशन बनाना है। 10 ppm का सोल्यूशन इस 1000 ppm से। तो यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2, यही फार्मूला लगेगा, लेकिन C1 इस केस में 1000 है, 500 नहीं है, ठीक है। तो C1 हमारे पास 1000 ppm है, V1 हमें नहीं पता कि उस स्टॉक में से हमने कितने ml सोल्यूशन लेना है, C2 हमने 1000 ppm का बनाना है और कितने में बनाना है, V2 हमें नहीं, उसका वॉल्यूम जो है वो हमने देखना है, उसको आप 50 भी बना लो, मतलब 50 ml में आपने 10 ppm का सोल्यूशन बनाना है। तो आप C1V1 इज इक्वल टू C2V2 डाइल्यूशन फार्मूला से आप इसकी रीडिंग ले सकते हो कि आपको कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा 1000 ppm सोल्यूशन से कि आपका 50 ml में 10 ppm सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। तो अगर आपको सोल्यूशन बनाने में कोई मुश्किल आ रही है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई कर दूँगी। 10 ppm सोल्यूशन बनाने के बाद आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन की फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में की AI, उसको आप मेंशन कर देंगे, लैम्डा मैक्स पे ही उसकी मेजरमेंट लेनी है। उसके बाद आपने 10 ml तीनों फ्लास्क में ऐड कर देना है, फ्लास्क 1 फ्लास्क 2 फ्लास्क 3, तीनों फ्लास्क में आपने 10 ml क्रिस्टल वाले डाई का जो 10 ppm सोल्यूशन बनाया उसका 10 ml आपने तीनों में ऐड कर देना, यानी कि टोटल तीनों फ्लास्क में आपका 30 ml यूज़ हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने तीनों मैच साइज 105 210 500, ठीक है, हर पार्टिकल साइज का 0.25 ग्राम वे करना है। 0.25 ग्राम आप 105 का वे करोगे, 0.25 ही 210 माइक्रोमीटर का, 0.25 ग्राम ही 500 माइक्रोमीटर का वे करोगे, और उनको फ्लास्क 1 2 3 में ऐड कर दोगे, यानी कि फ्लास्क 1 में आप ऐड कर लो 105 माइक्रोमीटर, फ्लास्क 2 में आप 210, फ्लास्क 3 में 500 माइक्रोमीटर का 0.25 ग्राम ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद आप इसमें भी वही चीज़ 5 मिनट्स की आप थोरोली शेकिंग करोगे, शेकिंग ट्यूब्स में उसको ऐड करके, ठीक है। शेकिंग ट्यूब्स में आप 5 मिनट्स की शेकिंग करोगे, 20 मिनट्स का आप इसमें भी कॉन्टैक्ट टाइम दे दोगे। 20 मिनट्स के कॉन्टैक्ट टाइम के बाद आपने क्या करना है कि उसकी सेंट्रीफिकेशन मशीन में उसको आप ऐड कर दें। सेंट्रीफिकेशन मशीन में आप उसकी सेंट्रीफिकेशन करेंगे 3 मिनट के लिए, 4000 RPM स्पीड उसकी होगी, 4000 RPM। उसके बाद आपने जब एड्जॉर्बेंट नीचे सेडिमेंट डाउन हो जाएगा तो आपने उसकी माइक्रो पिपेट की मदद से सोल्यूशन आपने ऊपर से उसका सक आउट कर लेना है। सोल्यूशन सक आउट करने के बाद आपने उसकी दोबारा से एब्जॉर्बेंस की रीडिंग लेनी है, जो कि आपके पास फाइनल एब्जॉर्बेंस है AF। देन आप परसेंटेज एड्जॉर्प्शन या परसेंटेज रिमूवल का फार्मूला यूज़ करोगे, AI माइनस AF डिवाइडेड बाई AI मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह आपके पास तीनों मैच साइजेस की परसेंटेजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर मैं फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ एक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास, अच्छा शेकिंग ट्यूब्स ना इस तरह की होती हैं आपकी, जो आप शेकिंग ट्यूब्स यूज़ करोगे वो इस तरह की होंगी, ठीक है। अब इनमें अच्छी शेकिंग हो जाती है क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है, इसमें टूटने का ये वो खर्चा नहीं होता। मतलब आपके पास पार्टिकल साइज़, एक ट्यूब में आप पार्टिकल साइज़ डाल दो 105 माइक्रोमीटर, दूसरी में 210, तीसरी में 500 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यानी कि यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है कि आपने 20 मिनट्स का कॉन्टैक्ट टाइम देना है, हर ट्यूब में 0.25 ग्राम आपने एड्जॉर्बेंट ऐड करना है,
सॉल्यूशन डाई का 10 ppm प्रिपेयर होना चाहिए और टोटल वॉल्यूम कितना आपने लेना है हर ट्यूब में 10 ml। तो यही केस 105 का है, यही केस 210 का है, यही केस 500 माइक्रोमीटर साइज़ का है। तो जिस पार्टिकल साइज़ की मैक्सिमम परसेंटेज एड्जॉर्प्शन आएगी उस पार्टिकल साइज़ को आपने सिलेक्ट कर लेना है, वो आपका ऑप्टिमम एड्जॉर्बेंट पार्टिकल साइज़ होगा। आपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स उस पार्टिकल साइज़ पे करने हैं। यहाँ तक आपको होप्सो के क्लियर हो गया है कि डाई के आपका सिलेक्ट कैसे करना है और एड्जॉर्बेंट का पार्टिकल साइज़ क्या कैसे सिलेक्ट करना है। तो जो आपका डाई सिलेक्ट हुआ आपने उस पर एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल साइज़ को ऑप्टिमाइज़ कर लिया। अब ये आपका एड्जॉर्बेंट का पार्टिकल साइज़ फॉर एग्जांपल 105 पे आपकी 92% रिमूवल आ रही है, इस पे आपकी 80 आ रही है, इस पे आपकी 60 आ रही है 500 पे, तो आप ऑब्वियसली 105 माइक्रोमीटर मैश साइज़ को सिलेक्ट कर लोगे और इन दोनों को आप वैसे ही स्टोर कर लोगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जस्ट 105 माइक्रोमीटर यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन इनको डिस्कार्ड नहीं करना, ये नेक्स्ट इनका यूज़ हो जाता होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि स्मॉल साइज़ पे मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन क्यों आई। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्मॉल साइज़ पे आ रही है तो वो क्यों आ रही है, अगर आपकी 500 माइक्रोमीटर के साथ मैक्सिमम रिमूवल आ रही है तो वो क्यों आ रही है, रीज़न क्या है, ठीक है। रीज़न अगर मैं इसको आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो वो ये है कि आपकी जो जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा फाइनली डिवाइडेड होगा, ठीक है, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी जो एक्टिव साइड्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज हों टू ड्राई मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी इसकी रीज़न मैं ऑलरेडी एड्जॉर्प्शन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वहाँ पर डिटेल डिस्कशन की हुई है। काइंडली आप वो एड्जॉर्प्शन वाली वीडियो को देख लो, उससे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ उसका कि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फाइनली डिवाइडेड होगा उसकी एक्टिव साइड्स उतनी ज़्यादा एक्सपोज होंगी, तो वहाँ पे डाई मॉलिक्यूल इजीली एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। 210 और 500 का साइज़ ज़रा ज़्यादा है 105 की निस्बत तो उसकी एक्टिव साइड्स एक्सपोज नहीं है बल्कि हिडन है, छुपी हुई है, क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से वो अंदर को छुपी हुई है, बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं है। तो डाई मॉलिक्यूल को जब तक एक्टिव साइड्स नहीं अवेलेबल होंगी वो कैसे एड्जॉर्प्शन शो करेगा, ठीक है, इस वजह से इनमें कम आती है। लेकिन सपोज अगर आपकी 500 माइक्रोमीटर पे ज़्यादा परसेंटेज आ रही है तो उसकी क्या रीज़न है भाई, होना तो ये चाहिए ना कि 500 में और ज़्यादा उस एक्टिव साइड्स हिडन हो जाएंगी, डाई मॉलिक्यूल को जगह ही नहीं मिलेगी, तो एड्जॉर्प्शन तो इसकी कम आनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि आपकी 500 पे ज़्यादा आती है, 105 माइक्रोमीटर पे कम आती है, तो उसकी रीज़न आप उसको इस तरह जस्टिफाई करते हो कि एड्जॉर्बेंट जो है जब उसका जितना ज़्यादा छोटा साइज़ करते जाएंगे, ठीक है, वो जब उसको ऐड करेंगे उनकी शेकिंग करेंगे, तो शेकिंग करने में क्या होता है, सारे के सारे एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि एग्रीगेशन हो जाती है। जब एग्रीगेशन हो जाती है, एक्युमुलेशन हो जाती है एक जगह, तो वो एक एड्जॉर्बेंट के लम्स बन जाते हैं, यानी कि यूँ समझ लें कि एड्जॉर्बेंट जो है ना वो एक जगह सारा कलेक्ट हो गया है, एक जगह इकट्ठा हो गया है, अब उसकी सारी की सारी एक्टिव साइड्स वहाँ पे हिडन हो जाती हैं। तो जब एड्जॉर्बेंट की एग्रीगेशन हो जाती है, उसकी सारी एक्टिव साइड्स जो हैं वो एक्सपोज होने की बजाय हिडन हो जाएंगी, तो वहाँ पे परसेंटेज रिमूवल कम आएगी। तो कभी कभार ये ऐसे होता है, कुछ एड्जॉर्बेंट्स का होता है, लाइक राइस हस्क का ऐसे केस देखने में आया है, व्हीट ब्राउन का देखने में आया है कि उनमें क्या होता है कि उनमें 500 माइक्रोमीटर साइज़ पे मैक्सिमम रिमूवल आती है, 105 पे कम आती है ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स। होप्स हो कि आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि पैरामीटर्स कौन से हैं जो हमने स्टडी करने हैं, इसका ओवरव्यू दिया, कौन सी रेंज मैंने आपको बता दी है, ठीक है, इससे आपको आइडिया हो गया कि अपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं, एड्जॉर्प्शन में कितना काम करना है। इसके अलावा मज़ीद भी काम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। तो उसके बाद हमने देखा कि डाई को कैसे सिलेक्ट करना है, उसका प्रोसीजर कैसे रन करवाना है, इसके अलावा पार्टिकल साइज़ कैसे सिलेक्ट किया जाए, कैसे इसका प्रोसीजर करना है। तो यहाँ तक हमने 2 पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।